Hello, hello, hello. Am I audible? Hello, hello. Good morning, everyone. Today I am going to start a new chapter in mathematics. The name of this chapter is Greatest Integer Function. This chapter is very important for your exam. So many questions already asked from this chapter in JEE Main and Advanced. So let's start this chapter. तो इस चैप्टर को मैंने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर को मैंने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एट फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अदर नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कई नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न बुक्स, वेस्टर्न ऑथर, जो वेस्टर्न कंट्री के जो ऑथर्स होते हैं वो कुछ और नाम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह। इंडियन राइटर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अदर नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकंड पार्ट में सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। एंड हम देखेंगे कि रियल नंबर का, किसी रियल नंबर या किसी डेसिमल नंबर या इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे इन द फोर्थ पार्ट, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म मतलब एन फॉर्म में किस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम ग्राफ कैसे स्केच कर पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ऐसे फंक्शन जो क्या है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, ऐसे फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे या स्केच कर पाएंगे। एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो आपका लास्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अदर नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या अदर नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, तो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्टेप फंक्शन। क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, पहला स्टेप फंक्शन। ये स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक खासियत होती है कि ये किसी भी फंक्शन को स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे x की कुछ वैल्यूज के लिए, रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए y की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो तो स्टेप फंक्शन इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन कहते हैं। फिर राउंड डाउन फंक्शन भी कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। राउंड डाउन फंक्शन क्यों कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जैसे मान लो हमें 3.75 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.7 को राउंड ऑफ कर देता है इसके नियरेस्ट इंटीजर पे। इसका नियरेस्ट इंटीजर 3.75 का नियरेस्ट इंटीजर 3 है एंड 4 भी है, ठीक है। लेकिन क्या करता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.75 को राउंड ऑफ करता है इसके नियरेस्ट इंटीजर पे, और ऐसे इंटीजर पे जो 3.75 से छोटा हो, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राउंड डाउन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में मैंने लिख रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर ऑफ एक्स फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जब मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाऊंगा तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो जब मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा वहां पे बताऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख रखा है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन लिख रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंट फंक्शन भी कहते हैं। एक्चुअली में ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग नाम है, ठीक है। जो वेस्टर्न राइटर्स होते हैं, जो फॉरेनर राइटर्स होते हैं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर ऑफ एक्स फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो मेनली 3 टाइप ऑफ सिंबल यूज होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला टाइप है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पहला टाइप है ये
दूसरा सिंबल क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? ये दूसरा सिंबल है। तीसरा सिंबल क्या है? दिस वन इज थर्ड सिंबल। ठीक है, तो इन तीनों सिंबल से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे लिखना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को कैसे लिख पाऊंगा? मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं x को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसको मैं पढ़ूंगा कि एफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। या तो इस तरीके से लिख लो, जो फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया है, या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये तीन तरीकों से तीन अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिंबल हैं जिसके थ्रू हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, कई जगहों में हम लोगों ने ये भी देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को GIF ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, GIF ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। और जैसे जेई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन की जहाँ एंडिंग होती है वहाँ पे वो लोग मेंशन कर देते हैं कि दिस डिनोट, जैसे ये दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पॉइंट लगा करके इसको लिख देते हैं दिस denotes greatest integer function, greatest integer function। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि तीन अलग अलग सिंबल यूज होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें लिखना है, तो इसको कैसे लिख पाएंगे? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर हमें लिखना है तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को लिख दो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर को लिख दो। सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो? साइन एक्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडियन राइटर्स यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाले चैप्टर में ये वाला सिंबल यूज करेंगे। दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक्स स्क्वायर को लिख दूं तो ये कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैं साइन एक्स लिख देता हूं तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5 लिखना हो तो दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4.5 को इस तरीके से लिख दो। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखना है तो इसको कैसे लिख पाएंगे? यहां देखो, इसको लिख पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख पाएंगे। अब देखो, ये प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। इस चीज को मैं
जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूंगा इसकी वैल्यू क्या होती है। अभी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ऊपर कितने भी ब्रैकेट लगे हों, कितने भी ब्रैकेट लगे हों, एक और ब्रैकेट लगा दो, एक और ब्रैकेट लगा दो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्यों होती है, आई विल एक्सप्लेन इन 6 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर हमें लिखना हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। इसको भी मैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये लास्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 41.5 को अगर हमें लिखना है तो इसको कैसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 41.5। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसको लिखना है एक्स टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको अगर लिखना है तो इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एमंग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू एक्स से वो सभी छोटे इंटीजर्स, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख लो। जैसे एक्स से छोटा इंटीजर मैंने एन मान लिया, एन, इससे छोटा इंटीजर एन माइनस 1, इससे छोटा इंटीजर एन माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स क्या हैं, ये इंटीजर है कोई। ठीक है, इससे छोटा इंटीजर n माइनस 1, इससे छोटा इंटीजर n माइनस 2 है। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x से छोटे सभी इंटीजर्स लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे सभी इंटीजर्स लिख दिए हैं। ठीक है, लिख दिए हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो है, इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर है वही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, x से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको राइट डाउन कर देना है, और उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी। तो सब इस डिस्कशन से हमें एक चीज तो पता चल गया कि पहली चीज क्या पता चली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, greatest integer of x will always give an integral value, will always give an integral value, will always give an integral value। ठीक है, ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। ठीक है, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। अब जैसे मान लो मैं इसको, आई हैव टू इरेज दिस। अब जैसे मान लो मैंने x ले लिया, x कोई नंबर ले लेता हूं मैं, x कोई डेसिमल नंबर ले लेता हूं, लाइक दिस। जैसे मान लो मैंने x ले लिया यहाँ पे 3.75। ठीक है, 3.75 ले लिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकालना हूं मैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.75 निकालना है। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा,
दिस विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर अमॉन्ग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.75 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे 3.75 से छोटे जो भी इंटीजर्स हैं उनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो 3.75 से छोटे जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या होंगे, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा एंड सो ऑन। बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स होंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, ये जो हमने अभी इंटीजर्स राइट डाउन किए हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा 3, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.75 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, समझ में आया? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां पे देखो हमने x की वैल्यू क्या ली थी, x की वैल्यू ली थी 3.75 और x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। यानी यहां पे हमें, ठीक है ध्यान से देखना, यहां पे हमें जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मिल रही है वो लेस देन x मिल रही है। ठीक है, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, लेस देन ऑफ x मिल रही है। ये कब मिल रही है, जब हमने x की वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू ली है। यानी x की वैल्यू जब हम लोग डेसिमल लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमेशा x से छोटी होगी। ये कब मिल रही है, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दूसरे पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x will always less than x when x does not belongs to integer। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया। अब देखो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। आई हैव टू इरेज, जैसे मान लो मैं तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं, x की वैल्यू 3 ले लेता हूं, मान लो x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो यहां डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा, दिस विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर अमॉन्ग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 हमें कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अमॉन्ग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू 3। तो 3 या 3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख लिया हमने 3, 2, 1, 0, -1, और इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा क्या होगा, 3 होगा। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा जब x कोई इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, x बिलोंग्स टू कोई इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, x के बराबर ही आती है। अगर हमने x की जगह 3 रखा तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, यहाँ पे 3 के इक्वल आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज इक्वल्स टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x के बराबर होगी, और ये कब होगी, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है इन तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज और। जब अभी तक तो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किन किन वैल्यूज का निकाला है, एक इंटीग्रल वैल्यू का निकाला है, एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू का निकाला है। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो, x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.12 निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सिमिलरली जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.12 विल इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन माइनस 5.12। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस 5.12 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उनको राइट डाउन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स होंगे -1, -5.12 से छोटे, ठीक है। और इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है, क्या है? -6। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.12 विल इक्वल टू -6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक नेगेटिव डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे कैसे निकालते हैं ये जान लिया, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज गिव द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 विल ऑलवेज गिव द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल इंटीजर दोज आर लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0 से छोटे या इसके बराबर जो भी इंटीजर्स हैं उनको आपको राइट डाउन करना होगा। तो मैंने राइट डाउन कर दिया 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे इंटीजर्स होंगे और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? ये 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे 2.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? बताओ, कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए 2.45 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, राइट डाउन कर लो। तो 2.45 से छोटे इंटीजर्स जो होंगे मैंने उनको लिख दिया, जैसे 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे इंटीजर्स होंगे और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.45 विल इक्वल टू 2, ठीक है। या तो ये मेथड 1 इसको लिख लो, मेथड 1, या तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, या राउंड डाउन मैंने कहा था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को राउंड डाउन फंक्शन भी कहते हैं। या तो ये मेथड यूज कर लो या 2.45 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। जैसे 2.45 को मैंने रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। और इसको इसके नियरेस्ट इंटीजर पे 2.45 के नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड डाउन कर दो। हमें ऐसे इंटीजर पे इसको राउंड डाउन करना है जो 2.45 के नियरेस्ट हो और 2.45 से छोटा हो। तो ऐसा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 7.002 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो 7.002 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख देते हैं, जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स होंगे और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? इनमें सबसे बड़ा इंटीजर है 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.002 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 के बराबर हो जाएगी। या हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है? 7.002 को प्लॉट कर दो रियल नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया और इसको एक ऐसे इंटीजर पर राउंड डाउन कर दो, राउंड ऑफ कर दो जो 7.002 से छोटा हो
और 7.002 से नियरेस्ट हो। तो ऐसा इंटीजर क्या है, 7 है। तो 7.002 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपको 8.99 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मेथड 1 में देखो, मेथड 1 में अगर हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग मेथड 1 तो 8.99 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनको राइट डाउन कर लो। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। और इनमें से सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो क्या है, 8 है, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर है 8 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 के इक्वल हो जाएगी। या दूसरे मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आई हैव टू इरेज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 8.99 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे 8.99 को प्लॉट कर दिया और इसको राउंड डाउन करेंगे एक ऐसे इंटीजर पे जो 8.99 से छोटा हो और 8.99 के नियरेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसा इंटीजर क्या है, 8 है, 8 है। तो 8.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सिमिलरली अभी हम लोगों ने ये तीनों नंबर क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे। पॉजिटिव नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लिया। अब ये दो नंबर क्या हैं, नेगेटिव नंबर हैं। इनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो -3.75 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, नेगेटिव दिए हुए हैं। पहला नंबर दिया हुआ है -3.75 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए -3.75 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको राइट डाउन कर दो। जैसे -4, -5, -6, -7, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स होंगे -3.75 से छोटे, ठीक है। और इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन सा इंटीजर होगा, -4। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। या एक दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है, -3.75 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। -3.75 को रियल नंबर पे प्लॉट कर दिया और इसको राउंड डाउन कर दो एक ऐसे इंटीजर पे जो -3.75 से छोटा हो, जो -3.75 से छोटा हो और इसके नियरेस्ट हो। तो ऐसा इंटीजर क्या हो गया होगा, -4। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.75 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब देखो सिमिलरली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.99, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, -2.99 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे -3, -4, -5 एंड सो ऑन, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर -3 है। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.99 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 के इक्वल हो जाएगी। या आपको दूसरे मेथड से निकालना हो इसकी वैल्यू तो आप क्या करो कि -2.99 को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। -2.99 को क्या प्लॉट करो, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -2.99, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो और इसको राउंड डाउन कर दो एक ऐसे इंटीजर पे जो -2.99 से छोटा हो और 2.99 के नियरेस्ट हो। तो एक ऐसा इंटीजर क्या होगा, -3। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें मतलब इन सभी नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर x की वैल्यू इंटीजर होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर उस इंटीजर्स के इक्वल ही होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 44 की अगर मैं बात करूं
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 71 की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 71 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 की बात करूं, 0 भी एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -31 की बात करूं, -31 इज एन इंटीजर, तो -31 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -31 भी ही हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -21 की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -21 विल इक्वल टू -21। तो किसी भी इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस इंटीजर के इक्वल ही होती है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको याद रखना है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा पहला प्रॉब्लम है ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e+1, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल वाला e है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 के अप्रॉक्सीमेटली होती है। अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक की बात करें तो e की वैल्यू क्या होती है 2.71। तो यहाँ पे देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e+1 की वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, e की वैल्यू क्या होती है 2.71 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.71। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.71 को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, 3.71 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, जैसे 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन, बहुत सारे। और इसमें से सबसे बड़ा जो होगा वही क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.71 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 क्या होगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 की वैल्यू क्या होगी 3.14 की वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये 3.14 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को तुम कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे 3.41 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, उनको राइट डाउन कर लो। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, ये सारे इंटीजर्स होंगे। इनमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी 3 होगी, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 + 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 + 1। इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। देखो √2 की वैल्यू 1.41 होती है +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2.41। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.41 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे 2.41 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखो एंड 1, 0, -1 एंड सो ऑन। और इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.41 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π -1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की वैल्यू देखो क्या होती है 2.71 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -π की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.71 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.14 की वैल्यू क्या हो जाएगी
इसकी वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो -10 आ जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.41 होती है नहीं, और 1.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कर सकते हो। 1.41 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। जैसे 1.41 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.41 होगा, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.41 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√3 -7। तो -√3 की वैल्यू क्या होती है, -1.71 -7, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -8.71, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8.71 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट कर पाओगे बताओ। -8.71 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिख दो, -9, -10, -11 एंड सो ऑन, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, और इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -8.71 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ f(x) = 3 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f√3, ठीक है। यहां पे f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू दी हुई है, क्या है, 3 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो f√3, x की जगह √3 पुट कर दो, x की जगह अगर हम √3 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टू द पावर √3, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट √3 की वैल्यू होती है 1.71, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.71 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड -√3 -1, ठीक है। मॉड की एक खासियत होती है, देखो मॉड की एक खासियत सुन लो, यहाँ पे मॉड की एक खासियत होती है, मॉड के अंदर जैसे मॉड के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर लिखा हो तो ये क्या करता है, मॉड इस नेगेटिव नंबर को इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये होता है कि 4, न्यूमेरिकल वैल्यू -4 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, +4 है, तो 4 की +4 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4। तो किसी भी नंबर को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है -7, ठीक है, -7, मॉड ऑफ -7 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मॉड -√3 -1 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1 हो जाएगी। यानी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 + 1 कैलकुलेट करना है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.71 होती है, इसमें +1 कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.71, ठीक है, 2.71। और इस 2.71 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ये 2 के बराबर होगी, यानी ऑप्शन 2 क्या होगा, ये सही होगा।
अब देखो जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं क्या करने जा रहा हूँ, रियल नंबर लाइन पे मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच कुछ इंटीजर्स को प्लॉट करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या प्लॉट किया, सबसे पहले मैंने जीरो को प्लॉट किया, जीरो इज एन इंटीजर जीरो। फिर मैंने 1 को प्लॉट किया, फिर 2 को प्लॉट किया, फिर 3 को प्लॉट किया, फिर 4 को प्लॉट किया, फिर 5 को प्लॉट किया एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने -1 को प्लॉट कर दिया, -2 को प्लॉट किया, -3 को प्लॉट किया, -4 को प्लॉट किया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। अब देखो, अगर जैसे मुझे 0 और 1 के बीच किसी भी वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर हो, 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर हो, अगर मुझे इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, 0 होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो 0 और 1 के बीच क्या है, 0.75 है, 0.75 है, तो 0.75 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना कि अगर 0.75 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, रियल नंबर लाइन पे 0.75 को प्लॉट कर लो और इसको राउंड डाउन कर दो इसके नियरेस्ट इंटीजर पे। ऐसे इंटीजर पे राउंड डाउन करना है जो इंटीजर क्या हो, 0.75 के नियरेस्ट हो और 0.75 से छोटा हो, तो 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही तो हम लिख सकते हैं कि अगर x कोई वेरिएबल है और x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अगर मुझे 1 और 2 के बीच किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 और 3 के बीच किसी नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 और 4 के बीच किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही सो ऑन, मतलब 4 और 5 के बीच कि किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो इसकी यहां पे हम लोग इक्वलिटी क्यों लगा रहे हैं, यहां पे हम लोग इक्वलिटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच कुछ भी हो, ये राउंड डाउन हो रही है 0 पे। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच कुछ भी ले रहे हैं, ये राउंड डाउन हो रही है 1 पे, इसलिए 1 पे हम लोगों ने क्या इस तरफ क्या लगा रखा है, इक्वलिटी लगा रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, ये हो जाएगी 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू -2 और -1 के बीच हो तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 एंड 4 के बीच हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड लेस देन n+1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी n। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये रामबाण है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये रामबाण है। अगर आपको ये याद है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आइदर क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चीज मालूम है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम जैसे ये वाइसे वर्सा है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू n है तो x n और n+1 के बीच वेरी करेगा, और अगर x n
और n+1 के बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, n होगी। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। मैं बस यही चीज आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट देखो, जैसे सॉल्व फॉर x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 इज इक्वल टू 4। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम क्या करने वाले हैं, x+1 को हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, 4 के इक्वल है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर n है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तुरंत अभी पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है नहीं, अभी पढ़ी है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 4 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, दिस विल ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन 5। अब x को हम लोगों ने क्या मान रखा है, यहां पे स्मॉल x+1 मान रखा है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, स्मॉल x+1 इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। तो x की ये रेंज आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4। 4 पे क्या ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर मिल रहा है या नहीं, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, सॉल्व फॉर x इफ 4 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 4 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को हम लोग 4 टू द पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 0। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो उसकी पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं या नहीं, इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर अगर n है, यहाँ देखो बेस क्या है, दोनों की a है, इक्वल है, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट m विल इक्वल टू n, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर बेस सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर n के बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर n के बराबर है, n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हमेशा याद रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, ये इंटीजर भी हो सकता है और एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन ये रियल होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल, लेकिन जो देगा वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू n है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, देखो x+2 will greater than or equal to 0 and less than 1, ठीक है, होगा, यानी x will greater than equal to -2 and less than -1, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x belongs to
क्लोज इंटरवल -2 और -1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी देखो ऐसे ऑप्शन बी जो है इसका सही है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये वाला आंसर है। कौन सा, ये वाला आंसर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्केच करेंगे, देखेंगे पाएंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, अभी जस्ट पढ़ा है कि x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर n है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, इसकी वैल्यू वेरी करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू वेरी करेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू वेरी करेगी 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू वेरी करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी पढ़ सकते हैं कि x की वैल्यू अगर x की वैल्यू if x की वैल्यू is greater than equal to n and less than is equals to n+1 then greatest integer of x will be equal to n। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 और 3 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर x की वैल्यू 3 एंड 4 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर x की वैल्यू -1 एंड 0 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो इसी चीज का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या स्केच करेंगे, हम लोग स्केच करेंगे ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, स्केच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा जिसमें एक x एक्सिस हो और एक y एक्सिस हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक ड्रॉ कर रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। हम लोग क्या करेंगे, इसको x एक्सिस मानेंगे। ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। ठीक है, ये -x एक्सिस और ये -y एक्सिस। जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, इसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों ही 0, 0 होते हैं। अब क्या करता हूं मैं, x एक्सिस पे सभी इंटीजर्स को और y एक्सिस पे सभी इंटीजर्स को ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इधर मैंने -x एक्सिस में क्या ड्रॉ करूंगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं सभी इंटीजर्स को। तो मान लो ये 1, 2, 3, 4, ये क्या हो, 5 हो गया। और -y एक्सिस में -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इस चीज का यूज, ये जो हम लोगों ने लिस्टिंग की है यहाँ पे, अब जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, ठीक है,
इस इंटरवल की मैं बात करूं तो हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, इस इंटरवल के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो 1 पे हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन सर्किल बना देंगे, ठीक है, और 1 को छोड़ के x की सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं 0 और 1 के बीच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किल बना देंगे और यहां पे डॉटेड एक डॉट बना देंगे, ठीक है। अब मैं 1 और 2 की बात करूं, इस इंटरवल की बात करूं तो 2 पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो 1 और 2 के हर एक पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर मैं इस इंटरवल 1 और 2 की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लॉट करना है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 2 पे हमें क्या एक ओपन सर्किल बनाना है, ठीक है, और 1 पे क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 और 3 के बीच देखें, 2 और 3 के बीच 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 होगी और 3 पे हमें नहीं मालूम है, 3 पे हम लोग ओपन सर्किल बना देंगे। 3 और 4 के बीच बात करें, अगर x की वैल्यू 3 और 4 के बीच है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। 3 पे क्या वैल्यू आएगी, 3 होगी, और 4 पे हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए 4 पे क्या बना देंगे, एक ओपन सर्किल बना देंगे। इस तरीके से हमें ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाएगा, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मिल जाएगा। इस तरीके से ग्राफ ऑफ, देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्टेप्स मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स मिल रहे हैं, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन y1 इज इक्वल टू x दिया हुआ था, y1 इज इक्वल टू x दिया हुआ था। अगर एक कोई फंक्शन y इज इक्वल टू x को हम लोगों ने प्लॉट किया है, किसको प्लॉट किया है, y इज इक्वल टू x को तो x क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन y1 है, तो इस फंक्शन को इसने क्या किया, स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। y इज इक्वल टू x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से होके जाता है और इसका स्लोप क्या है, 1 है, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, 1 है, ठीक है। इसको क्या किया इसने, स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं डोमेन की बात करूं इसके तो x के सभी वैल्यू पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच x की सभी वैल्यूज पे क्या मिल रहा है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल इक्वल टू ऑल रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, डोमेन विल इक्वल टू, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू या fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बस इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, y की बस इंटीग्रल वैल्यू या तो 1 मिल रही है या 2 मिल रही है या 3 मिल रही है, 4 मिल रही है एंड सो ऑन, या तो -1 मिल रहा है या -2 मिल रहा है या -3 मिल रहा है, ओनली इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है या तो 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो ऑल इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ऑल इंटीजर्स हो जाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो इस तरीके से डोमेन और रेंज की हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो
डोमेन और रेंज की बात हो गई, ठीक है, डोमेन और रेंज की बात हो गई। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, तो ये फंक्शन क्या है, इंटीजर्स को छोड़ करके, सभी इंटीजर्स को छोड़ करके x की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओनली इंटीजर्स पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, तो अगर इंटीजर पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि सब क्या होना चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए इंटीजर्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इंटीजर्स को छोड़ दिया जाए तो x की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, ठीक है।